हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्यून विद आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे एचआईवी के बारे में। मैम, एचआईवी होता क्या है और किन रीजनों की वजह से होता है? एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस जो हम ह्यूमंस पे अटैक करके हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। ये बेसिकली हेल्दी सेल्स पे काम करता है, यानी कि उन सेल्स को खराब करता है जो हमें हमारी बीमारियों से बचाते हैं। अब वो कमजोर करके उन सेल्स को, जितनी भी बीमारियां हमें आती है, अब उनके खिलाफ लड़ नहीं पाता और हमारे शरीर को कमजोर कर देता है। इसी का नाम है एचआईवी। जब ये बीमारी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहती है तो यही एड्स में कन्वर्ट हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि अब हमें बीमारी लगती चली गई और हमारे जो शरीर है उसमें बहुत सारी बीमारियां आ गई एंड ग्रुप ऑफ डिसीज को कहते हैं सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड, क्योंकि ये हमने एक्वायर्ड किया वायरस एंड इस वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हुई, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये किन कारणों की वजह से होता है? तो इसमें सबसे पहला हम सब जानते हैं कि इसमें फर्स्ट आता है कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस, यानी कि ऐसा रिलेशन बनाना जिसमें प्रोटेक्शन यूज ना किया गया हो। सेकेंड, अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है किसी एचआईवी पेशेंट का, या कोई नीडल यूज की है या डायलिसिस के दौरान। देन अगर हम देखें थर्ड, तो उसमें आता है कि मदर से बेबीज में भी जाता है। एंड फोर्थ, मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह होने के कारण भी हमें एचआईवी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। मैम, आपने हमें रीजंस बताए। तो मैम, कई बार पेशेंट्स को इंजेक्ट हो जाता है एचआईवी, तो उनके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? जो एचआईवी है जब एक्यूट स्टेज में होता है, यानी कि अभी रिसेंटली ही वायरस ने अटैक किया बॉडी में, तो ऐसे केसेस में हेडेक का देखने को मिलता है, बॉडी बहुत ज्यादा लेथार्जी होती है, फीवर, रैशेस विदाउट एनी हिंडरनेस, यानी कि आपको रैशेस होंगे और वो पिंकिश कलर के होंगे एंड कोई ईचिंग एंड कोई दिक्कत नहीं देंगे। साथ के साथ सोर थ्रोट का रहना और लिम्फ नोड्स का स्वेल होना, जो कि गले के आसपास या आपके शोल्डर्स के नीचे जो आर्मपिट्स होते हैं उसमें लिम्फ नोड्स देखने के लिए मिलेंगे। बट हम ऐसे स्टेजेस में मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं और हमें लगता भी नहीं है कि एचआईवी का कोई सिम्टम है। तो हम ऐसे में ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं और थोड़े से सिम्टम्स को सबसाइड कर देते हैं या कम कर देते हैं, जिसके कारण हमारी स्टेज 2 डेवलप होती है, दैट इज एसिम्टोमेटिक। कोई भी लक्षण उसमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। वही थर्ड स्टेज जो आती है उसमें एड्स देखने को मिलता है कि वो जो हम दवाइयां ले रहे थे और वो एसिम्टोमेटिक में बदला, तो वो अंदर ही अंदर हमें बीमारियां करता चला गया और वो बहुत सारी बीमारियां बनकर एड्स का रूप ले लिया। अब जो हमें फीवर होगा वो प्रोलॉन्ग 10 डेज से भी ज्यादा रहेगा। जो रैशेस हमारी बॉडी में थे वो अब पर्पलिश ब्लूइश डिस्कलरेशन का रूप ले लेंगे। साथ के साथ अब जो हमें सॉर थ्रोट था या गले के आसपास स्वेलिंग थी, वो ग्रोइन रीजन या फुल बॉडी में लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। प्लस में अगर हम बीमारी देखें तो बहुत ज्यादा डायरिया देखने को मिलेगा, फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, टीबी जैसी बीमारी, अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, या कैंडियासिस जैसी बीमारी भी देखने को मिल सकती है। मैम, जैसे आपने सिम्टम्स की बात करी कि फीवर और रैशेस रहता है उनको, तो मैम फीवर और रैशेस तो नॉर्मल टाइम पे भी पेशेंट्स में देखने को मिलता है, तो मैम इस लोगों को एचआईवी नहीं लगता है? एचआईवी वो मानते ही नहीं है, तो उनको कौन से ऐसे टेस्ट कराने चाहिए जिनसे उनको कंफर्म हो सके कि उनको एचआईवी है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि छोटी छोटी बीमारियां हो गई, फीवर, हेडेक, इसमें किसी भी इंसान को नहीं लगता है, या रैशेस भी बहुत जल्दी कई बार एलर्जी के कारण बन जाते हैं और एचआईवी का ख्याल तक नहीं आता। बट अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको एचआईवी डेवलप तो नहीं हो गया, ऐसे कंडीशन में आप कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें एक मेन जो टेस्ट आता है वो आता है हमारा एलिजा टेस्ट, दैट इज एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, या जो एलिजा के थ्रू किया जाता है, जिसको हम एलिजा टेस्ट भी कहते हैं। देन सेकेंड वन इज डिटेक्शन टेस्ट, जिसमें हम वायरल लोड का टेस्ट कराते हैं। एंड देन थर्ड वन इज रेजिस्टेंस टेस्ट। मैम, जैसे रिपोर्ट आने के बाद तो पेशेंट्स को कंफर्म ही हो जाता है कि उनको एचआईवी है, तो मैम उनको क्या ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशंस की बात करें तो अनसेफ कोई भी क्वाइटस नहीं होना चाहिए, रिलेशन ऐसा बनना चाहिए जिसमें प्रोटेक्शन यूज हो। देन सेकेंड जो हमारा टेस्ट बनना, जो हमारा सेकेंड रहता है वो है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो मदर्स को ये ट्राई करना चाहिए कि लेबर से पहले ही बेबी को सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाला जाए। आफ्टर डिलीवरी बेबीज को अपना मिल्क फीड ना कराए। अगर आपको पता है कि आप
HIV पॉजिटिव है तो नीडल्स का खास तौर पे ध्यान दें कि आपको नीडल्स ऑलरेडी किसी यूज्ड पर्सन की ना लग रही हो और प्लस में फ्रेश लग रही हो, और साथ के साथ आपकी जो कंटेमिनेटेड नीडल्स है उसको अच्छे से थ्रो किया जाए, क्योंकि पेशेंट का भी पूरा फर्ज बनता है कि आगे ये किसी और को ना जाए बीमारी। देन अगर हम देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए, तो मैं ट्रीटमेंट में ये कहूंगी कि जो गवर्नमेंट की पूरी रेजिमे है, पूरा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, वो आपको किसी भी नजदीकी डॉक्टर्स के पास जाकर ढंग से लेना चाहिए। एंड अगर आयुर्वेद की आप साथ में सहायता लेते हैं तो आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है, दैट इज रसायना थेरेपी और रसायना ट्रीटमेंट, जो और किसी आपकी मेडिसिन में नहीं मिलेगी या किसी और पैथी में नहीं मिलेगी। एक आयुर्वेद एक ऐसी पैथी है जिसमें आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो साथ के साथ आयुर्वेद का भी जरूर हेल्प ले ठीक होने के लिए। थैंक यू मैम।